वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम क्या बात करेंगे कि अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीएससी एपीएफसी, अगर मैं ये दोनों एग्जाम एक साथ टारगेट करता हूं तो मेरा कैसा प्लान बनना चाहिए। क्या ये दोनों एग्जाम एक साथ करना संभव भी है? तो ये सब चीजें हम एक बार डिस्कस करेंगे कि कैसे इन दोनों को हमें इकट्ठा हैंडल करना है। ठीक है। सो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एपीएफसी और सीएससी दोनों मुझे टारगेट करना है। ठीक है। सो ब्रॉडली दो हमारे डिस्कशन के पॉइंट है जो हम देखेंगे। पहला क्या है कि क्या इन दोनों को एक साथ हम प्रिपेयर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि अभी प्रीलिम्स है, 27-28 मई को प्रीलिम्स का पेपर है। एपीएफसी का तैयारी भी अभी करना है। एपीएफसी कभी भी हो सकता है, जुलाई अगस्त उन दिनों में कभी भी हो सकता है। तो क्या दोनों को मैं इकट्ठे तैयारी कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो ये हमारा पहला एजेंडा पॉइंट आज का। दूसरा क्या हमारा पॉइंट है कि अगर मैं सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बनने चला था आईएएस, आईपीएस या आईआरएस। ठीक है। सो अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं इसकी बजाय या इन द मीन टाइम अगर मैं एपीएफसी बन भी जाता हूं तो ये मेरी करियर एस्पिरेशंस को मीट भी करता है नहीं करता है, या जो मैं जिस काम के लिए मैं इतना इतना मेहनत कर रहा हूँ कि एपीएफसी बन के मेरी वो जो करियर एस्पिरेशन है जो मैं चाहता था वो मेरा मीट भी होता है नहीं होता है। सो गाइस, ये ब्रॉडली दो हमारे एजेंडा जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 10-15 मिनट के अंदर। सो पहली चीज क्या है कि एपीएफसी और सिविल सर्विसेज दोनों इकट्ठे हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एजेंडा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब गाइज, अगर मुझे ये दोनों एग्जाम देने हैं, ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। प्रीलिम्स है 27-28 मई के आसपास कभी आपका प्रीलिम्स का पेपर है, राइट? तो अब ये बात हम सब जानते हैं और हम सब एग्री भी करते हैं कि सिविल सर्विसेज इज अ टफर एग्जाम। टफर से भी ज्यादा मैं कहूंगा सिविल सर्विसेज इज अ अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। जिस तरह का सवाल बनता है, जहां से सवाल बनता है, इवन काफी सारा मेहनत के बाद भी समटाइम्स वी डोंट मेक इट। काफी सारे लोग हैं जो मेंस इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच के अगली बार प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं। तो ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, एंड वी नो दैट इट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट अगर हमें इसको निकालना है तो। अब अगर इसके मैं पैरेलली अगर एपीएफसी की बात करूं, अगर मैं एपीएफसी की बात करूं इसके साथ में, एपीएफसी भी इफ नॉट इक्वली बट रीजनेबली टफ एग्जाम है। क्यों रीजनेबली टफ एग्जाम है? क्योंकि काफी सारे लोग पेपर देते हैं। अब जैसे ईपीएफओ का पेपर हुआ था जो नॉट फॉर एपीएफसी बट ईओएओ के लिए हुआ था अभी 2021 में। उसमें 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। ठीक है। 9.5 लाख लोगों में से 2.5 लाख लोग पेपर देने आए भी, अप्रोक्सीमेटली 400 मतलब सीटों के लिए। ठीक है। सो विच मेक्स इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। और इतना ही नहीं, इसमें जो कट ऑफ था पिछले एग्जाम में उसमें क्या था कि जिसने 120 में से जिसने 75 के करीब सवाल ठीक किए, नेगेटिव मार्किंग के नंबर काटने के बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था रिटर्न के बाद। सो दिस वाज द कट ऑफ फॉर रिटर्न। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 75 से भी ऊपर ही हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज है दैट इज 75-25। अगर इतना सिग्निफिकेंट वेटेज है रिटर्न का, इसका मतलब 75 तो मिनिमम है। तो 75 का स्कोर 120 में से, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है, इवन उसके भी हमें ऊपरी स्कोर करना होगा अल्टीमेटली अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो। क्यों? क्योंकि रिटर्न का काफी सारा वेटेज है, 3/4 जो वेटेज है वो रिटर्न का है। सो इन सब चीजों को देखें, एंड तो एपीएफसी भी इक्वली टफ एग्जामिनेशन। ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम एक साथ हमें करना है, ठीक है, सो अगर हम दोनों अभी एक साथ करने के लिए आगे भागेंगे, सो प्रोबेबिलिटी इज हाई कि हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अनलेस हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ कर लिया है, वो सब फिर तो अलग बात है। अगर आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सब करके बैठे हैं तो उनके लिए ये वाला एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है। ये जनरली अगर किसी को तैयारी करना है उसके लिए है। सो इट इज लाइक कि दोनों नाव में पैर रखना और फिर एंडिंग अप बीइंग नोवेयर। ठीक है। सो अगर इन दोनों को करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, और जो कि हमें करना चाहिए, कि अभी आज के दिन हमें अपना एपीएफसी को हमें आज के दिन हमें एपीएफसी को हमें भूल जाना चाहिए।
और हमें सिर्फ अपना सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का हमें अपना तैयारी करना चाहिए। ठीक है। आपका पेपर होगा कब? शायद 27 या 28 मई को, जब भी पेपर है आप उस दिन पेपर दोगे। पेपर दे के आप घर आओगे। घर आके अपने आंसर के मिलाओगे, बड़े सारे कोचिंग आंसर के निकालेंगे, बड़े सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भी काफी सारे आइडियाज आएंगे उससे। ठीक है। और अपना आंसर के मिला के और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको मिला के अपना सी सेट भी आप देखोगे, क्वालिफाइंग भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। वो देख के यूल बी इन 3 कैटेगरीज। कौन सी? कि एक तो मेरा जीएस पक्का निकल जाएगा, या तो मैं इस कैटेगरी में हूं, या फिर मैं इस कैटेगरी में है कि मैं तो फेल हो चुका हूं और मेरा प्रीलिम्स मेरा नहीं निकलेगा। तीसरी कैटेगरी क्वेश्चन मार्क, कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूं, मुझे पता नहीं, एक कोचिंग के हिसाब से मैं इन हूं, एक कोचिंग के हिसाब से मैं इन नहीं हूं, या एक कोचिंग की आंसर की के हिसाब से मैं इन हूं, दूसरा वो सब। ठीक है, वो मतलब ग्रे एरियाज है जो बॉर्डर लाइन केसेस है। ठीक है। सो अगर 27 मई को मेरे पास, मैं पहली वाली कैटेगरी में आता हूं, पहली वाली कैटेगरी क्या? कि मेरा पक्का निकल जाएगा प्रीलिम्स, तब मुझे एपीएफसी को भूल जाना है। ये वाला कोशिश नहीं करना है कि मैं एपीएफसी भी निकाल दूंगा, सीएससी भी निकाल दूंगा, नहीं करना है। फिर इस साल के लिए एपीएफसी भूल जाना है, और सिविल सर्विसेज की जो हमारा प्राइमरी एम था उसी की जर्नी मुझे आगे बढ़ना है। अगर मेरा वर्डिक्ट आता है सेकंड कैटेगरी में कि मेरा प्रीलिम्स तो नहीं निकलने के चांस है, फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे अपने एपीएफसी के सिलेबस को उठाना है। अब जब तुम उस दिन एपीएफसी के सिलेबस को उठाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एपीएफसी के सिलेबस में काफी सारे टॉपिक तुमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जैसे कि तुम्हारा हेरिटेज एंड कल्चर हो गया होगा, करंट इवेंट्स तुम्हारा हो गया, हिस्ट्री तुम्हारा हो गया होगा, ग्लोबलाइजेशन तुम जीएस में पढ़ते हो, उसके बाद पॉलिटी तुम्हारा उसमें हो गया, इकोनॉमी तुम्हारा हो गया उसी के थ्रू। ठीक है। जनरल साइंस तुम्हारा हो गया होगा। उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एलिमेंट्री मैथ विच इज नथिंग बट सी सेट सिलेबस, ये तुम्हारा हो गया होगा अगर सी सेट के अच्छे से पढ़ाई किए हो तो। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में भी मेनली कुछ स्कीम्स आती हैं, वो भी तुम्हारी हो गई होंगी। तो कहने का मतलब है कि उस दिन अगर तुमने अच्छा मेहनत किया है अपना प्रीलिम्स के लिए, और अगर नहीं भी निकलता है, सो इफ, और उस दिन तुम पहली बार अगर एपीएफसी का सिलेबस उठाओगे, सो दैट डे यू विल रियलाइज कि एपीएफसी का मेरा, इफ नॉट एनीथिंग, मेरा 60-70% सिलेबस मेरा हो चुका है। कब? कि जब मैं सीएससी की तैयारी कर रहा था, और वहां से अब मैं अपना एपीएफसी का जर्नी में शुरू कर सकता हूँ। अब अगर मैं हूं थर्ड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी कौन सी है? कि ग्रे एरिया है, ये बॉर्डर लाइन केस है, हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ। अब गाइस उसके लिए हम भी कुछ बता नहीं पाएंगे, आपको अपने चांसेस लेने होंगे, वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर डू यू वांट टू गो। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको अपना जजमेंट लेना होगा, एंड अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी थर्ड कैटेगरी से उठ के, कि आप इस वाली थर्ड कैटेगरी से उठ के आप पहली कैटेगरी में जाना चाहोगे, या आप दूसरी कैटेगरी में आप जाना चाहोगे। तो वैसे सबरी क्या है कि अगर दोनों एग्जाम मुझे करना है तो अनलेस मैंने सब कर लिया है, तो सुपरमैन बनने की कोशिश शायद हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी ये आपसे हम्बल सलाह है। और अभी प्रीलिम्स का तैयारी करो, जब हो जाएगा उस दिन से हम इस वाली कहानी को हम लोग शुरू कर सकते हैं एपीएफसी का, डिपेंडिंग अपॉन वेयर डू यू लैंड। ठीक है। लेट लेट्स कम टू सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि मैं तो आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने चला था, और ये एपीएफसी बन के क्या होगा मेरे साथ, या वे डू आई स्टैंड। एक बार इस चीज पे भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो अब गए जो सिविल सर्विसेज की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो हर प्रकार के लोग हैं, हर बैकग्राउंड से लोग हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन के लोग हैं। तो उनको ब्रॉडली मैं दो कैटेगरी में उनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी उन लोगों की है कि जो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बस सरकारी नौकरी ही करनी है। ठीक है। तो वो सरकारी नौकरी के लिए मोटिवेटेड है। अब वो किसी भी रीजन से हो सकते हैं, कि उन्हें देश की सेवा करनी है, पब्लिक सर्विस कुछ करना है, या फिर उनका फैमिली में ट्रेडिशन है, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब से ही है, लाल बत्ती एक्स वाई जेड कुछ कुछ है वो सब। कुछ लोग ऐसे हैं। अगर ऐसे लोग हैं, ऑफ कोर्स एपीएफसी फिट्स इन योर प्लान। ठीक है। आप आप अपना आईएएस आईपीएस जो भी है उसका आप सिविल सर्विसेज का आप ट्राई करो। वो नहीं बन पाता है तो आप मे बी एपीएफसी विल फिट इन। अगर कल को एपीएफसी नहीं फिट हो पाता है तो मे बी कुछ ग्रुप भी नौकरी आप देख सकते हो, वो भी नहीं फिट होगा, मे बी आप
सरकार नहीं तो पीएसयू में जा सकते हो, वहां सरकार नहीं तो सरकार की फीलिंग तो आपको मिलेगी। वो भी नहीं तो नीचे चले जाओ, पटवारी तहसीलदार, कहीं ना कहीं आप जाके आप मतलब रुकी जाओगे और आपका सरकारी नौकरी का इच्छा पूरा हो जाएगा। सो जो सरकारी नौकरी वाले डेफिनेट जिनके मन में है कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, उन लोगों के लिए तो एपीएफसी डेफिनेटली तुम्हारे प्लान में फिट होता है, और तुम्हें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया नौकरी है, इसके लिए तुम ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनको ना कोई सरकारी या उससे विशेष प्रेम नहीं है, ठीक है, एंड दे जस्ट वांट अ गुड करियर। गुड करियर मतलब एक अच्छा जीवन, एक अच्छा सैलरी, रिस्पेक्टेबल जॉब, अच्छी लाइफ, फैमिली, या एंड दे आर इनडिफरेंट, मतलब वो इनडिफरेंट है, वो कि वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। जो ऐसे लोग हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जो लोग इनडिफरेंट है सरकारी और प्राइवेट को लेके, जो अच्छा करियर ये लोग चाहते हैं, इनको हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ दो कैटेगरी में कौन सी हम बांट लेते हैं। पहली पहली कैटेगरी कौन सी है कि जिनकी मतलब जो इंडिफरेंट तो हैं, पर जिनका जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास, ठीक है, कि ऑल्दो दे आर इनडिफरेंट टू ऑल्दो दे आर इनडिफरेंट टू सरकारी या प्राइवेट है, पर प्राइवेट सेक्टर में डिपेंडिंग अपॉन देयर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशन, डिपेंडिंग अपॉन कुछ, कि उनको अच्छी नौकरी मिलने का चांस कम है, तो उनका कैपेबिलिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। एक तो ये वाले लोग हम लगा लेते हैं। दूसरा, इसकी मैं बात अभी करूंगा। दूसरा वो कि जो प्राइवेट सेक्टर में जिनके पास कैपेबिलिटी है, कि प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छी नौकरी मिलने की जिनके पास कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये लोग कौन है, इसके मैं कुछ एग्जांपल देके आपको मतलब बताता हूँ कि ये जो नीचे वाले लोग हैं, ये लोग कौन है, ये वाले लोग कौन है प्राइवेट सेक्टर में जिनकी कैपेबिलिटी है। जैसे कि बड़े सारे लोग हैं कि जो कहीं एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, छोड़ के वो अपना सिविल सर्विसेज में वो लोग आए, अपनी इतनी सारी कहानियां हैं कि अच्छा अच्छा पैकेज छोड़ के वो सब करके वापस आए अपना करियर में, और कहीं दिल्ली कहीं हैदराबाद आके वो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, वो सब चीजें जो वो लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छी खासी नौकरी, एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट करियर वो लोग छोड़ के आए हैं, दे हैड दैट। कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के नहीं आए हैं, पर उनका बैकग्राउंड ऐसा है। जैसे कि अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो मे बी दे आर फ्रॉम गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी से है, एमबीए कर किया अच्छी जगह से, या बाकी भी फील्ड, सिर्फ इंजीनियर एमबीए नहीं, अगर किसी ने लॉ में अच्छा जिसका फील्ड है, कोई सीए है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट ही जानता हूं इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई एम श्योर बाकी फील्ड्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें बाहर जाके एक अच्छी नौकरी प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली मिल ही जाएगी, अगर वो थोड़ा कोशिश करेंगे तो। उनका वो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, उनका कोई स्किल सेट है, या उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, उनका एप्टीट्यूड इतना अच्छा है कि दे विल डू वेल इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल। या फिर कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप की दुनिया से आए हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो ये सब वो लोग हैं कि जो आईएएस की तैयारी करने आए थे क्योंकि उनको आईएएस बनना अच्छा लगता है, पर प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी कैपेबिलिटी है, और उनको पता है, बाय द वे हर आदमी को पता है मैं कहाँ फिट होता हूँ, कौन सी कैटेगरी में फिट होता हूँ, ठीक है। तो अब जो लोग ऐसे हैं जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी मतलब जिनकी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी मिलने की कैपेबिलिटी जिन लोगों की नहीं है, ठीक है। सो इन लोगों के लिए ऑब्वियसली एपीएफसी विल फिट इन, क्योंकि एपीएफसी अपने आप में एक ग्रुप ए की नौकरी है, क्लास वन नौकरी है, स्टार्टिंग अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, और तुम ऑफ कोर्स पूरे पीएफ के इतने बड़े फंड को तुम मैनेज करते हो, इतना सारा एक इकोसिस्टम है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे डिपार्टमेंट का, सबसे दुनिया का इतना बड़ा फंड है, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑल दो थिंग्स आर देयर, एंड फॉर यू एपीएफसी इज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, और तुम इसमें जाके अपना कर सकते हो। लेकिन अगर तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी प्राइवेट सेक्टर में भी कैपेबिलिटी है, तो आप सब लोगों के लिए मेरी क्या सलाह है कि यू कैन रिकंसिडर योर डिसीजन, ठीक है। क्योंकि एपीएफसी में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कमिश्नर वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इतना इससे मतलब हम लोगों को ना थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, हमें इतना इससे फैंसी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सब छोड़ के आईएएस आईपीएस वो सब करने आए थे, वो एक अलग बात है,
ठीक है। बट डू नॉट थिंक कि वो वाली कमी तुम एपीएफसी बन के भी अपनी पूरी कर लोगे। इनफैक्ट चांसेस आर हाई दैट यू विल एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड ओनली। तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी जब तुम उस नौकरी में जाओगे या वहां जब काम करोगे, वो सब करोगे इन कंपैरिजन टू आईएएस आईपीएस या आईआरएस, जो ग्रुप ए की सिविल सर्विसेज में ऊपर वाली नौकरियां होती है। सो इन सारे लोगों को, कि जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी कैपेबिलिटी है, इन लोगों को ना एक रियलिस्टिक असेसमेंट जरूर करना होगा कि मैं ये एपीएफसी मेरे लिए है भी या नहीं है। बाकी तुम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो ऑफ कोर्स कि तुम एपीएफसी के प्रोविडेंट फंड के ऑफिस तो पूरे देश में फैले हुए हैं। तुम्हारे घर के पास अगर कोई प्रोविडेंट फंड का ऑफिस है, वहां चले जाओ। वहां बोर्ड बोर्ड लगे होते हैं सबके नाम के आगे, कोई भी सरकारी दफ्तर में। वहां जाके एक बार एपीएफसी का कमरा, एपीएफसी का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की कुर्सी, मेज, कमरा, उसका भोकाल, उसकी लाल बत्ती एक बार देख लो। थोड़ा उससे भी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है और मैं क्या करना चाहता था, और क्या मेरे पास, और प्राइवेट सेक्टर में मेरे पास क्या, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी। तो गाइज, मेरा आइडिया एपीएफसी को अंडरमाइन करना नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि जो ये सारे लोग हैं, अगर ये एपीएफसी बनने की बजाय कहीं गुड़गांव, बेंगलोर, बॉम्बे में कुछ प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ठीक ठाक नौकरी भी करेंगे, दे विल डू इफ नॉट इफ नॉट बेटर, एटलीस्ट इक्वली वेल। इतना मैं आपको 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। अगर आप अगेन मैं ऐसे ही एग्जांपल दूंगा जिससे मैं थोड़ा खुद परिचित हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है। अगर आप केपीएमजी में एक कंसल्टेंट की नौकरी करते हो, तो स्टिल यू आर डूइंग अ गुड जॉब और आपका भी अच्छा करियर है, तो आपको एपीएफसी वगैरह के लिए ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सो गाइस, अगेन समरीज की जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और जिनमें कैपेबिलिटी है, वो एक बार जरूर अपना विचार कर लें कि एपीएफसी से उनकी करियर एस्पिरेशन में वो चीज मिल भी रही है कि जो उन्हें चाहिए थी। वैसे पूरा देख लें, एपीएफसी तुम्हारा आईएएस आईपीएस की कमी कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो गाइस, विद दैट नोट हमने दोनों पे पॉइंट्स पे डिस्कस किया है। पहली बात की दोनों का तैयारी कैसे करना है, दूसरा कि एपीएफसी पूरी पिक्चर में कहाँ और कितना फिट होता है। इनफैक्ट आई पर्सनली नो कि, और कई सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जो एपीएफसी सिलेक्ट हुए थे, फिर इवन प्रमोट भी हो गए, वो लोग रीजनल पीएफ कमिश्नर बन गए और उसके बाद दे लेफ्ट, दे आर इन प्राइवेट सेक्टर, और वो लोग किसी कंपनी में डायरेक्टर या ये सब कुछ कुछ करके अपना प्राइवेट सेक्टर में दे आर डूइंग वेल। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अगेन गाइज, एपीएफसी ग्रुप ए की नौकरी है, सरकारी नौकरी है अपने देश में। जो वो इज्जत है, जो वो सब है, तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारा वो सब हर चीज में, इवन तुम्हारी शादी होने में, हर चीज में वो तुम्हारा जरूर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं एपीएफसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट है कि इन लोगों के लिए, कि जिनके पास प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करने की कैपेबिलिटी है, तो ये एक बार एपीएफसी को समझ ले, एक बार विचार कर ले, बजाय कि एपीएफसी के लिए ही पूरा अपना एफर्ट देने से पहले। ओके गाइज, एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।